जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए। मेरे देश के नौजवान, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का क्लास फिर से कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में पढ़ना क्या है पहले इसे समझते हैं। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में मानव जनन तंत्र के अंतर्गत जो हम नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, जो नर का भाग पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र का आज हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देखेंगे। यानी जो नर जनन तंत्र होता है किस प्रकार से बनाना आपको एग्जाम में है, आज आपका ये देहाती मास्टर सिखाएगा। ये व्हाइट बोर्ड देख के आप जाने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड वाला मास्टर मां कसम बहुत ही खूंखार जबरदस्त जिंदाबाद पढ़ाने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आपसे इतना वादा रहा, नर जनन तंत्र सिर्फ आएगा नहीं बल्कि अच्छी तरीके से बनाना आप सीख जाएंगे। बस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, नर जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए बच्चा, बात मत कीजिए। आप लोग बात करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि बार बार ध्यान आपके ऊपर जाएगा कि आवाज कोने कोना से आ रही है, यार से कि यार से कि इधर से। हाँ, यारों वाले हैं, नहीं कहेंगे सर जी अब कोनवा छोड़ दिए। ठीक, तो शांत रहेंगे तो हम उम्मीद करेंगे बेहतर समझ में आएगा। ये टॉपिक हम आपको पुनः बता दें, इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले लिख दिए, मतलब महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। IMP कहाँ लिखा जाता है? सर जी आपके कहाँ लिखते हैं? जहां इंपॉर्टेंट आता है, परीक्षा से संबंधित होता है, परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है, वहां हम IMP लिख देते हैं। बाबू ऑनलाइन वाले इतना इन नहीं है, आई है। ठीक है, देहाती मास्टर इसलिए थोड़ा सा डिजाइन काट दिए। कैसा लगा डिजाइन? अच्छा है? आइए, बिना देखे बता नहीं अच्छा है सर। नर जनन तंत्र की बात करें तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, जो नर जनन तंत्र होता है, आपको बहुत पहले बताया गया है, नर के दोनों पैरों के बीच एक वृषण कोश होता है। उस वृषण कोश में वृषण पाया जाता है कि नहीं? यानी जो नर का पैर होगा, दोनों पैरों के बीच एक त्वचा का बना हुआ एक थैला होगा। उस थैले में दो अंडाकार संरचना पाई जाएंगी, या जो भी है, जो थैला होगा उस थैले में दो अंडाकार संरचना पाया जाएगा। वही जो अंडाकार संरचना होता है, उसी संरचना को हम लोग वृषण कहेंगे। यानी एक जो नर होगा, उस नर में एक जोड़ी, कितना बच्चा? एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाएगा। एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाएगा। नहीं, कल से क्लास चालू होगा, कल से बैच चालू हो रहा है। स्पीकिंग बैच कल से चालू होगा 2 बजे। टाइम नहीं है, SP सर खाली नहीं है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पढ़ा ले। हाँ, तो बताया क्या जा रहा था? बताया ये जा रहा था कि जो नर होंगे, नर में एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाएगा। यहां ये जो टेस्टिस, जैसे ए है तो इसको लेफ्ट टेस्टिस कह देंगे, याद रखिएगा, ए लेफ्ट टेस्टिस है।
ये क्या है बच्चा? राइट टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस होगा, जो वृषण होगा, हिंदी में वृषण कहेंगे, वृषण होगा, इस वृषण पर कामा के आकार का 4 सेंटीमीटर चिपटा अजुराइल, कितना लंबा? 6 मीटर लंबा रहता है, लेकिन अजुरा दिया जाता है। अजुरा के चिपका उपका के पचका उचका के 4 सेंटीमीटर में बना के कामा के आकार का इसके पिछले हिस्से में जोड़ दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चा? अधिवृषण कहते हैं। एपिडिडाइमिस, ये मिटा दिया मतलब ये ऊपर से चढ़ा हुआ है, समझ गए? ये है एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। ये जो अधिवृषण होगा, इस अधिवृषण से एक नलिका निकली होगी। अधिवृषण से, जब आपको वृषण का चित्र बताया गया था, वृषण की संरचना पढ़ाया गया था, तो उस समय मेरे देश के अच्छे बच्चे आपको बताया गया था, जो अधिवृषण होता है वहां से एक लंबी सी पाइप निकली होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आगे पाइप निकली होती है, क्या कहते हैं? शुक्र वाहक, वैस डिफरेंस कहते हैं कि नहीं? यानी जो अधिवृषण होगा, इस अधिवृषण से एक पाइप निकला होगा, एक पाइप निकला होगा दोनों जगहों से। ये जो पाइप होगा बच्चा, इस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे? इस पाइप को हम लोग कहेंगे शुक्र वाहक, वाहिका नहीं कहेंगे, शुक्र वाहक। इंग्लिश में बोले तो वैस डिफरेंस। शुक्रवाहक कहते हैं। हाँ सर, कहते हैं। ये जो शुक्रवाहक होता है, ये जो शुक्रवाहक होता है, एक जोड़ी शुक्राशय से जुड़ा होगा। किससे? एक जोड़ी शुक्राशय से। कैसे जुड़ा होगा बच्चा? आपको बताया गया था पिछले लेक्चर में, शुक्रवाहक, शुक्रवाहक स्खलन नलिका में खुलता है। और स्खलन नलिका का निर्माण कैसे होता है? वही शुक्राशय और शुक्रवाहक दोनों मिलके एक नलिका का निर्माण करेंगे, जिसे हम लोग स्खलन नलिका कहते हैं। तो बच्चा अभी आपको केवल इतना समझना है, ए टेस्टिस, इसके अलावा ए एपिडिडाइमिस, जिसको अधिवृषण कहते हैं, यहां जाएंगे बच्चा हो जाएगा शुक्रवाहक, एक जोड़ी नलिका होगी। और ए नलिका बच्चा, ये जो नलिका होगी किससे संयुक्त होगा? किससे जुड़ा होगा? शुक्रवाहक से। ये क्या है बच्चा? नीले कलर से बनाए हैं, शुक्रवाहक, शुक्राशय, सॉरी माफ कीजिएगा, शुक्राशय। शुक्रवाहक कह दिए थे क्या? शुक्राशय। ये तो आपका शुक्रवाहक है। ये किस में खुलेगा? शुक्रवाहक शुक्राशय में खुलेगा, शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल। यानी अभी तक आपको क्या बताया गया? अभी आपको बस इतना बताया गया, ये आपका एक जोड़ी टेस्टिस होगा, वृषण होगा, ये लेफ्ट टेस्टिस, ये राइट टेस्टिस। टेस्टिस के साथ कामा के आकार का 4 सेंटीमीटर चिपटी एक संरचना जुड़ी होगी पीछे की तरफ, जिसे हम लोग अधिवृषण एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस के आगे वाले हिस्से में क्या होगा? एक पतली सी पाइप निकली होगी, जिसे हम लोग शुक्रवाहक वैस डिफरेंस कहेंगे। ये शुक्रवाहक एक जोड़ी, कितना? एक जोड़ी शुक्राशय से जुड़कर स्खलन नलिका का निर्माण करती है। ये क्या है बच्चा? शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल है।
अब ये जो शुक्राशय है आगे चलकर बच्चा, ये जो शुक्राशय है आगे चलकर एक नलिका के रूप में आगे बढ़े। शुक्राशय नहीं बढ़ता है बच्चा, यहां से एक नलिका जुड़ी होती है। थोड़ा सा तिरछा होगा तो संभाल लीजिएगा, आप सीधा ही बनाइएगा। ये जो नलिका पतली सी निकल रही है, इस पतली सी नलिका को हम लोग क्या कहेंगे? मूत्र जनन मार्ग। यानी इसी रास्ते से पेशाब भी बाहर निकलेगा, इसी रास्ते से पेशाब भी बाहर निकलेगा, इसी रास्ते से शुक्राणु यानी स्पर्म भी बाहर निकलेगा। अब बात आगे करें तो बच्चा, बात आगे करें तो देखिए, ये जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय के ऊपर बच्चा एक थैला पाया जाएगा। शुक्राशय के ऊपर एक थैला पाया जाएगा, थैला। ये जो थैला होता है इसको मूत्राशय कहते हैं। दिख रहा है सबको? क्या कहेंगे बच्चा? मूत्राशय कहेंगे। मूत्राशय यहां लिखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर। बच्चा बस समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मूत्राशय, इस मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होगा, पेशाब इकट्ठा होगा। कैसे मास्टर? तो यहां बच्चा, यहां से इसमें दो पाइप आके खुलती हैं, दो पाइप आके खुलेंगी। ये पाइप आगे चल के किडनी से मिलेंगे, ऊपर इधर से लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से मिलेंगी। और किडनी जानते हैं पानी को फिल्टर करके पेशाब बनाता है, पता ही है। तो यहां क्या होगा? वो छान के पनिया यहीं फेंक देगा, जो खराब पानी होगा, जिसको हम लोग क्या मूत्र पेशाब कहते हैं। इसी में बच्चा क्या इकट्ठा होगा? पेशाब इकट्ठा होगा। अब बात करें ये जो मूत्राशय है, जो मूत्राशय है, इस मूत्राशय के ठीक नीचे, इस मूत्राशय के ठीक नीचे, मूत्राशय के ठीक नीचे बच्चा एक ग्लैंड पाई जाएगी। मूत्राशय के ठीक नीचे एक ग्लैंड पाई जाएगी, एक ग्रंथि पाई जाएगी, जो हम ग्रीन कलर से बना रहे हैं, देखिएगा। एक ग्रंथि पाई जाएगी। इस ग्रीन कलर के ग्रंथि को, अभी ग्रीन कलर नहीं होता है बच्चा, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर से ग्रंथि बनाई जा रही है, इस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। और बच्चा प्रोस्टेट ग्रंथि 2 ठू नहीं होता है, 1 ठू होता है। कितना होगा? 1। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहेंगे। यानी मेरे देश के अच्छे बच्चे, बताया क्या गया? बताया क्या गया? बताया ये गया, जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय के ठीक ऊपर, शुक्राशय के ठीक ऊपर एक थैला पाया जाएगा, जिस थैले में पेशाब इकट्ठा होगा। जिस थैले में बच्चा क्या इकट्ठा होगा? पेशाब इकट्ठा होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? जिस थैले को हम लोग मूत्राशय कहेंगे। और मूत्राशय के पीछे वाले हिस्से में, मूत्राशय के जस्ट पीछे, आपको क्या लग रहा है? शुक्राशय आगे है क्या? हम आपको दिखाएं आगे है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे होता है। मूत्राशय ऊपरा रहेगा, मूत्राशय बाबू ऐसे रहेगा, देखिएगा। ये मूत्राशय ऐसे यहां से आएगा, ऐसे यहां से आएगा, एक पिछवा रहता है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको ऐसे बना दिए हैं। तो मूत्राशय के जस्ट पीछे पश्च भाग में एक जोड़ी शुक्राशय पाई जाएगी, और इसके जस्ट नीचे
एक एकल सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाएगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे, ध्यान दीजिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे बच्चा, इधर एक ग्लैंड और इधर एक ग्लैंड, दो ग्रंथियां पाई जाएंगी, यानी एक जोड़ी। इन ग्रंथियों को हम लोग काउपर ग्लैंड कहते हैं। काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, काउपर ग्रंथियां लिख देते हैं नीचे। काउपर ग्रंथियां, क्या बात आपको समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत आराम से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी जो सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही है, जो सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके ठीक नीचे एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाएगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोस्टेट काउपर ग्लैंड कहेंगे, काउपर ग्रंथि कहते हैं। सबका काम भी बताएंगे, कैसे कैसे काम करते सब बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर समझो, बनाना सीखो कैसे बनाना है। बाबू इतना जब हो जाएगा, इतना जब हो जाएगा तो आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर और बनाइएगा। थोड़ा सा इसमें और तामझाम है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा। ये ऐसे त्वचा का बना हुआ संरचना होता है, इसके अंदर धमनी पाई जाएगी, सिरा पाया जाएगा। ठीक है बच्चा? इस संरचना को बच्चा हम लोग कहते हैं शिश्न। क्या कहेंगे? इस संरचना को हम लोग शिश्न कहते हैं। इस संरचना को हम लोग शिश्न कहेंगे। क्या कहेंगे? शिश्न कहेंगे। ये जो संरचना बनके तैयार हुई है, इसे, ये पूरा संरचना यहां देखिए, ये पूरा जो है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? शिश्न कहेंगे। हिंदी में शिश्न, इंग्लिश में पेनिस, शिश्न कहते हैं। और शिश्न का ये जो आगे वाला हेड है, पेनिस का जो हेड है, इस हेड को शिश्न मुंड कहेंगे। शिश्न मुंड कहेंगे। यानी जो पेनिस का आगे वाला हेड होगा, इसको हम लोग शिश्न मुंड कहेंगे। और इस शिश्न मुंड के ठीक ऊपर एक पतला सा लेयर पाया जाएगा, चमड़ा इस पे लगा होगा बच्चा, पतला सा, जो यहां तक ऐसे लगा होगा। ये जो पतला सा चमड़ा यहां लगा होगा आगे, इस पतले से चमड़े को हम लोग कहते हैं फोर स्किन। क्या बोलेंगे? फोर स्किन, जो इस पे ऐसे चढ़ा होता है सेफ्टी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? आइए अब एक बार पुनः समझाते हैं कैसे क्या चीजें हैं। ध्यान से समझिए बच्चा। अभी हम आपको कुछ समझाए नहीं, अभी हम आपको केवल इतना बताए हैं कौन सा पार्ट है, कैसे बनता है। बच्चा अभी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएं, अभी हम आपको केवल इतना ही समझाए हैं कौन सा पार्ट कैसे बनता है, किस प्रकार से जुड़ा होता है, किस प्रकार से लगा होता है, उसी को अभी बता रहे थे। अब इसी स्ट्रक्चर को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। जैसे बनाना शुरू किए थे उसी प्रकार बनाइएगा तो कठिन नहीं होगा, वरना आप ऐसे तामझाम देख के तो परेशानी, बाप रे इतना कठिन, लेकिन फलानवा की तभी हम दूसरे मॉडल दिया था, ये दूसरे मॉडल है। बच्चा ऐसे बनाइए, मॉडल यही है। ठीक है, समझना आपको है, बनाना आपको है। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। अब आपको ए मास्टर समझाने जा रहा है एक एक पार्ट को। ये है टेस्टिस। टेस्टिस में किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। टेस्टिस में किसका निर्माण होगा बच्चा? टेस्टिस में निर्माण होगा शुक्राणु का, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होगा। जब इस टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होगा, कैसे होता है बता दिए हैं। इस टेस्टिस में जब शुक्राणु का निर्माण होगा तो ये टेस्टिस में शुक्राणु यहां से रिलीज होंगे,
आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ते हैं? आपको बताया गया टेस्टिस के अंदर शुक्र जनन नलिका पाई जाती है, जहां शुक्राणु निर्माण होता है। वहां से शुक्राणु आगे बढ़ेगा तो वृषण जालिका, वृषण जालिका से फिर आगे बढ़ेगा तो शुक्र वाहिकाएं, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से फिर आगे बढ़ेगा, बोलिए, वहां से जब आगे बढ़ेगा तब पहुंचेगा अधिवृषण में, इपीडिडाइमिस, यहां पहुंचेंगे सब सरसरा के, ठीक है, अधिवृषण में। अब आपको पता है ये जो अधिवृषण होता है, ये जो अधिवृषण होता है, देखो अब नर जनन तंत्र का चित्र कहेगा तो आप यही बनाएंगे, शुक्राणु नहीं बनाएंगे, यही पूरा बना के छोड़ देंगे। अब हम आपको बता रहे हैं जो शुक्राणु बना आगे का चल के कैसे निकलेगा, ये भी इसी वक्त सीख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जो पिछले लेक्चर में कुछ अनबन रह गया हो, मन में असमंजस रह गया हो, वो समझ लीजिए, एक बार फिर बता देते हैं ताकि शुक्राणु कैसे निकलता है इसको समझा देते हैं। बच्चा, ये जो इपीडिडाइमिस होता है 6 मीटर लंबी होती है, आप जानते ही हैं। अजुरा दिया जाता, अजुरा के चिपटा कर दिया जाएगा तो लगभग कितना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक कामा के आकार का होगा। यानी टेस्टिस से शुक्राणु निकलेंगे और निकल के कहां पहुंचेंगे? अधिवृषण में। अधिवृषण में ये शुक्राणु आराम करेंगे, यहां इनका परिपक्वन होगा, यहां पकेंगे 10 से लेकर 15 दिनों तक पकेंगे। बढ़िया शुक्राणु चाहिए तो 10 से 15 दिन ही छोड़ दीजिए, पड़ा रहने दीजिए, यहां पड़ा रहेगा बच्चा। फिर यहां से कहेंगे मालिक अब आराम कर लिए, 10-15 दिन हो गया, चल आगे बढ़ते हैं, तो यहां से इसको रिलीज कराइए, निकालिए, चलो 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 निकलो। तो यहां से जब बच्चा निकलेगा तो आगे बढ़ेगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा बच्चा? ऐसे आगे बढ़ेंगे सब, कहां? शुक्रवाहक में पहुंचेंगे, वैस डिफरेंस में। वैस डिफरेंस में जब पहुंचेंगे, ध्यान दीजिएगा, वैस डिफरेंस में जब पहुंचेंगे, वैस डिफरेंस में जब पहुंचेंगे बच्चा, फिर यहां से फिर पहुंच जाएंगे ऐसे, कहां? स्खलन नलिका, यही नलिका निर्माण कर रही है, शुक्राशय और ए वाली पाइप शुक्रवाहक मिलके, शुक्राशय शुक्रवाहक मिलके एक नलिका का निर्माण करती है, स्खलन नलिका, ठीक है। यहां ऐसे सब, यहां सब सबका भेड़ मुलाकात होगा, ई पड़ीदार कुल इकट्ठे मिलेंगे। यहां से फिर बच्चा आगे बढ़ेंगे सब, किस नलिका से? मूत्र जनन मार्ग से होते हुए सब आगे बढ़ेंगे और यहां के रास्ते से फिर आगे बढ़, यहां से बच्चा रिलीज होके बाहर। अगर नर मादा के साथ संबंध बना रहा होगा तो ये स्पर्म निकल के मादा के वेजाइना अर्थात योनि में स्खलित हो जाते हैं, योनि में जाके गिर जाते हैं और फिर वहां से फिर आगे संघर्ष करते हुए ये शुक्राणु बढ़ते हैं। आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन, ह्यूमनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, तब बच्चा उच्चा, बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी आपको केवल इतना समझना है, ये जो नर जनन तंत्र का चित्र है बच्चा, इस चित्र की सहायता से हम आपको इतना समझाना चाहते हैं, यहां शुक्राणु का निर्माण होगा और सब यहां से ऐसे इस प्रकार से बढ़ते हुए बाहर आ जाएंगे। पिछले लेक्चर में शुक्राणुओं का पथ बढ़ाया गया था, इसी प्रकार से इनका पथ रास्ता है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम लोग समझते हैं सहायक ग्रंथियां। क्या समझेंगे? सहायक ग्रंथियां, क्योंकि द्वितीयक जननांग में जो पिछला लेक्चर था वहां आपको सहायक नलिका पढ़ाया गया था। आज का जो क्लास है, इस क्लास में आपको अब हम समझाएंगे द्वितीयक जननांग के अंतर्गत आने वाली सहायक ग्रंथियां। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड, लिख लीजिएगा आप लोग, एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहली जो सहायक ग्रंथि होंगी, कितनी होंगी? 3। कितनी बच्ची? 3। कितने मेरे देश के बालक? 3। कौन कौन? पहला हो जाएगा शुक्राशय, शुक्राशय, भेड़ मुलाकात कराते हैं, हाइए नीलका जो बनाए हैं, शुक्राशय। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्रोस्टेट,
प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा क्या हो जाएगा? काउपर, काउपर ग्रंथि लिख लीजिएगा। काउपर ग्रंथि। क्या समझ में आ रहा है? बहुत ही रिलैक्स होके पढ़ा रहे हैं बच्चा, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा रहे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे, अक्सर विद्यार्थियों को बहुत समस्या होता है इन सबको समझने में। हम चाहते तो बहुत तेजी से पढ़ा के खत्म कर देते, लेकिन चाह रहे हैं कि आप बेहतर समझें, आप अच्छे से समझें। जब आप अच्छे से समझेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और कोई भी गुरु, किसी के माता पिता एक कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे बेकार अंक लाएं, खराब अंक लाएं। हमारा आपसे यही उम्मीद है और आपके माता पिता का भी आपसे यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ें और बेहतर अंक लाएं। जितना आप बेहतर अंक लाएंगे, जितना बेहतर आप पढ़ेंगे, उतना आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि बच्चा, आप जानते हैं दुनिया का कुछ दस्तूर है। जैसे किसी के यहाँ 2 भाई हैं, 3 भाई हैं। अब 3 भाई हैं तो तीनों भाई एक साथ रहेंगे, खाएंगे, बड़े होंगे। लेकिन समय के साथ उन तीनों भाइयों का विवाह होगा, परिवार बढ़ेगा, बंटवारा होगा, जो दुनिया का दस्तूर है। जब बंटवारा होगा तो उसमें खेत बढ़ जाएगा, खलिहान बढ़ जाएगा, मकान बढ़ जाएगा, दुआर बढ़ जाएगा, बर्तन बढ़ जाएगा, अनाज बढ़ जाएगा। बच्चा, लेकिन उन तीनों बच्चों में कोई भी विद्यार्थी अगर शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, मेहनत से पढ़ा होगा, उसके विद्या का बंटवारा नहीं होगा, उसके ज्ञान का बंटवारा नहीं होगा। इसलिए आपके जीवन में अगर सबसे ज्यादा कोई साथ निभाएगा तो आपका ज्ञान है, आपका शिक्षा है, आपका एजुकेशन है। इसलिए गलती से भी इसके साथ लापरवाही मत किया कीजिए। यदि आप लापरवाही किए तो मान लीजिए आप खुली चुनौती दे रहे हैं समय को। समय देखिए, आज हम लापरवाही से पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में तुम दोनों हाथ खोल के हमको बर्बाद कर देना। इस आपका समय जो चल रहा है एक गोल्डन टाइम है, इस समय को मत गवाइए। अगर समय आप बर्बाद कर दिए तो वक्त का लीला परंपार होता है। हम कई बार कह चुके हैं, वक्त के तगाजे में वक्त बदल जाता है। ठीक है, अभी जो वक्त है इसका उपयोग कीजिए, वरना वक्त आपका बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बच्चा कहते हैं पढ़ाई कीजिए। तो बताया क्या जा रहा है? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर। देखिए, जो शुक्राशय होगा बच्चा, जो शुक्राशय होगा एक जोड़ी होती है, यानी 2 होती है, एक यानी एक जोड़ी हो। प्रोस्टेट जो होगा बच्चा सिंगल होता, अकेले होता है, ये 2 नहीं है बच्चा, ये 2 है। जो काउपर होता है ये भी बच्चा एक जोड़ी होता है, यानी 2 होता है। याद रहेगा। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले शुक्राशय। क्या समझते हैं? शुक्राशय। शुक्राशय को समझते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रोस्टेट समझाएंगे, फिर आपको काउपर समझाएंगे। शुक्राशय क्या है बच्चा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, शुक्राशय जो होता है मूत्राशय के जस्ट नीचे होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं शुक्राशय मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। स्थित होता है। याद रहेगा, कहां है? शुक्राशय मूत्राशय के नीचे स्थित होगा। बहुत लाजवाब चीज बताएंगे, मां कसम। क्लास को अब छोड़िएगा नहीं, यहां देखिए, ये जो शुक्राशय होगा बच्चा,
ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। और क्या होगा बच्चा, इसके साथ साथ एक जोड़ी होता है। जोड़ी होता है कि नहीं? 2 होगा, एक जोड़ी। गजब की बात क्या है? गजब की बात है, ये जो शुक्राशय होता है, ये जो शुक्राशय होता है, जब शुक्राणु ऐसे यहां से निकल के चलते चलते यहां आता है, तो यहां जब पहुंचेगा तो शुक्राशय ताकेगा, आइए आपका इंतजार था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जब शुक्राणु सब आ जाएगा, कहेगा अरे पहुना आ गए का। जब आ गए तो लोग कुछ पानी वानी पिला देते हैं। तो यहां कुछ शुक्राशय पीले पदार्थों को एक ऊपर छिड़क देगा, ले यारों से छिड़क देगा पीले पदार्थों का। और वो जो पीला पदार्थ होता है बच्चा, लगभग 60 से 70% पीला पदार्थ छिड़कता है। ये लगभग 60 से 70% किसमें? शुक्राणु में। 60 से 70% वही जो पीला पदार्थ उसकी मात्रा, शुक्राणुओं की मात्रा नहीं है। जो पीला पदार्थ है 60 से 70% क्या करता है? पीला पदार्थ, पीला पदार्थ छिड़क देगा। किसके ऊपर? शुक्राणु के ऊपर। किसके ऊपर बच्चा? शुक्राणु के ऊपर। और ये जो पीला पदार्थ होगा बच्चा, क्षारीय होगा। याद रखिएगा, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। अब इसका काम क्या होगा? ये जो पीला पदार्थ होगा बच्चा, ये जो पीला पदार्थ होगा, ये पीला पदार्थ आगे चल के वीर्य निर्माण में सहायता करता है। यही चिपचिपा पदार्थ वीर्य कहलाएगा आगे चल के। कुछ अभी एक कुछ छिड़का, यो कुछ छिड़केगा, यो कुछ छिड़केगा, तो कुछ छिड़क छड़क के कुल बना देंगे वीर्य। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो पीला पदार्थ है, इस पीले पदार्थ की क्वालिटी क्या होती है कि सर क्यों छिड़का? पीले पदार्थ में है क्या? तो जब पहुना को यहां बुलाया तो पहुना को पानी पिलाया, यानी एनर्जी मिला, इनको पोषण मिलेगा। यानी बच्चा पीला पदार्थ जो होता है वो पोषण से भरपूर होता है। जब पोषण से भरपूर होगा तो इन्हें क्या मिल जाएगा? ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, जिससे ये आगे बढ़ सके, अपना काम अच्छे से कर सके, आगे जा सके। इसके अलावा शुक्राशय के अंदर, इसके अलावा शुक्राशय के अंदर एक खास शर्करा पाया जाता है जिसे फ्रक्टोज शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? फ्रक्टोज कहेंगे। ये जो फ्रक्टोज होता है बच्चा, इसका कहानी सुनिएगा। ये फ्रक्टोज शर्करा नर के पूरे शरीर में कहीं नहीं बनता है, केवल शुक्राशय में ही बनता है। केवल कहां बनेगा? एक केवल बच्चा फ्रक्टोज शर्करा केवल कहां पाया जाएगा? शुक्राशय में पाया जाएगा। ठीक है, केवल कहां पाया जाएगा? शुक्राशय में। यानी आपको शुक्राशय से संबंधित क्या बात याद रखना होगा? शुक्राशय जो होता है किसके नीचे स्थित होगा? मूत्राशय के। कितना सेंटीमीटर लंबा होगा? लगभग 5। एक जोड़ी होगा। 60 से 70% पीले पदार्थों का स्राव करता है, रिलीज करता है। इन पीले पदार्थों के अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा भरा होगा, पोषण भरा होगा, जिससे शुक्राणु आगे बढ़ सके। ये जो पीला पदार्थ होता है प्रॉपर बच्चा क्षारीय होता है। शुक्राशय के अंदर एक विशेष शर्करा पाया जाता है जिसे फ्रक्टोज शर्करा कहते हैं। अब ये फ्रक्टोज शर्करा का लीला समझिएगा। देखिए, फ्रक्टोज शर्करा, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एनर्जी पाई जाएगी जो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा, काम करने में मदद करेगा, ताकि वो अपना आगे जो उनका टारगेट है, जो उनका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सके। इसके अलावा बच्चा फ्रक्टोज शर्करा का भी एक दैनिक जीवन में उपयोग होता है। कहेंगे कैसे? अगर कोई पुरुष किसी महिला का बलात्कार करता है, रेप करता है, तो यह फ्रक्टोज शर्करा पकड़ा देगा।
इसी के द्वारा पुरुष पकड़ा जाता है। जब जांच बैठती है, जब जांच होता है, डॉक्टर अपने जो भी उनका जांच करने का तरीका होगा, डॉक्टर जब जांच करेगा तो यह फ्रक्टोज शर्करा जो होता है वो क्या करता है, बता देता है कि यह पुरुष है, हम इसी पुरुष के फ्रक्टोज शर्करा है और यह पुरुष क्या किया था, उस बच्ची का रेप किया है। यानी रेपिस्टों को पकड़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, फ्रक्टोज शर्करा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, बच्चा किसी बच्ची का रेप हुआ, अब बलात्कार के संबंध में 2-3 संदिग्ध आ गए, 3-4 लड़के आ गए, जबकि 3-4 बच्चों में केवल एक बच्चा, एक लड़का का हरामखोर कहीं का है वो, ठीक है। रेपिस्टों का सम्मान कौन चीज देना, सुअर कहीं का, उनको सम्मान देना ही नहीं है। तो जो रेपिस्ट हैं, 4 लोग खड़े हैं, तो 4 में से 3 तो निर्दोष हैं, कल्पना करते हैं, 1 तो हरामखोर है। अब जो है, जो रेप किया है, चारों का जांच होगा, उनमें फ्रक्टोज शर्करा मैच कराया जाएगा, क्योंकि फ्रक्टोज शर्करा जब स्पर्म रिलीज होता है वेजाइना में जाएगा तो फ्रक्टोज शर्करा भी जाएगा शुक्राणु के साथ। उसी के द्वारा उनको क्या किया जाता है, जांच के द्वारा रिपोर्ट आ जाता है, पकड़ लिया जाता है, ये ससुर है, तूर के मारो पहले इसको। इन सबको हरामखोरों को जेल और FIR होना चाहिए। गांव घर में मिले पहले तूर के मारिए उसको, जहां पाइए तूर के मारिए, बाद में कोनो हिसाब किताब होगा, ठीक है। बच्चा ये होता है फ्रक्टोज शर्करा का लीला, जो दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। बात समझ में आ गया। अब बच्चा आगे बताते हैं, एक काम कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। देखिए डायग्राम तो बच्चा ऐसे ही रहेगा, पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद हम केवल इतना ही इरेज करेंगे, तब आपको प्रोस्टेट और का ऊपर पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, जल्दी कीजिए। आइए मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग समझते हैं प्रोस्टेट के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा शुक्राशय, अब हम समझेंगे प्रोस्टेट। बच्चा आपको ये देहाती मास्टर कैसा लगता है, कैसा पढ़ाता है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। आप बेहतर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपसे हमारा यही उम्मीद है। माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा बाबू, अगर आज लापरवाही किए तो आने वाला समय आपका घातक होगा। ये बात पुनः कह रहे हैं, जैसा अभी पीछे बता चुके हैं। अगर आप बाबू लड़के हैं तो अगर आप लड़के हैं, घर के बड़े हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे पहले आपके कंधों पर आएगा। और बाबू जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ लड़का खुल के बात नहीं कर पाता है, खुल के कुछ कह नहीं पाता है। इसलिए बच्चा आपको मेहनत से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आए, आप अच्छा कर सकें, जीवन में बेहतर कर सके। मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के बारे में समझते हैं। बच्चा ये जो प्रोस्टेट होता है, ये जो प्रोस्टेट होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये अयुग्मित होता है। अयुग्मित होगा। अयुग्मित का मतलब बाबू ये अकेले रहते कर, कोनो जोड़ा शादी नहीं है, ये बेचारा अकेले रहेगा, सादा जीवन उच्च विचार, इसका कोई साथी नहीं है, मतलब ये अयुग्मित होता है, अकेले रहेगा, सिंगल है। इसके अलावा ये जो प्रोस्टेट होता है, ये जो प्रोस्टेट होता है बच्चा, प्रोस्टेट जो होता है, इस प्रोस्टेट के द्वारा भी कुछ चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है। इसके द्वारा भी कुछ चिपचिपे पदार्थ का स्राव होगा, जो लगभग 20 से 30% होता है, और ये बच्चा सफेद रंग का होगा। इसके साथ साथ अम्लीय भी होगा। मास्टर एक के बार में कुल बता दिए का, तो बिल्कुल बच्चा समझिएगा। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, जो अकेले होगा, जो सिंगल होगा, बच्चा 20 से 30% सफेद अम्लीय पदार्थ का स्राव करता है, जो शुक्राणुओं को गतिशील बनाता है, आगे बढ़ने में सहायता करता है। जैसे शुक्राणु जब यहां तक आ गए, प्रोस्टेट कहेगा रे पहुना, शुक्राशय से मिलजुल के अब हमारे पास आ गए का, आइए पहुना लोग आइए, तो ये छिड़क देगा, छिड़केगा सफेद पदार्थ, अम्लीय पदार्थ 20 से 30% छिड़क देगा। छिड़क जब देगा तो मिल जाएगा, लपटा जाएगा। जो यहां से लेकर यहां तक आने में उनको मेहनत खर्च हुआ है, ससुरा कुल कवर कर देता है।
एनर्जी मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चा प्रोस्टेट में एक समस्या भी होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि में एक समस्या होती है। जैसे कोई व्यक्ति जब 50 से 55 उम्र का होगा, हम 50 से 55 की बात करते हैं, ठीक है, कुछ किताबों में 45 से 50 भी लिखा है। अगर कोई व्यक्ति 50 से 55 के उम्र का होगा, व्यक्ति मतलब नर, नर में पाया जाएगा, मादम तो होगा नहीं, नर पढ़ा रहे तो नर एक बात हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति 50 से 55 वर्ष का हो गया तो उसका जो प्रोस्टेट ग्रंथि है बाबू धीरे धीरे फूलने लगता है। जब फूलने लगेगा तो ये फूल कर बड़ा हो जाएगा। फूल कर क्या होगा? फूल कर ये बड़ा हो जाएगा। जब फूल कर बड़ा होगा तो सजी ऐसे कौन दिक्कत है? फूल के बड़ा हो तो कौन समस्या? समस्या है बच्चा। हमने आपसे बस एक कहा, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, ससुरा कहाँ है? हरियर का। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, जब कोई व्यक्ति 50 से 55 वर्ष का हो जाएगा तो एक क्या होगा? फूलने लगेगा और फूल के बड़ा हो जाएगा। जब एक फूल के बड़ा हो जाएगा तो उस व्यक्ति को एक समस्या होती है। समस्या क्या है बच्चा? पेशाब त्याग। यानी उस व्यक्ति को पेशाब त्यागने में कठिनाई होगी, जलन का आभास होगा, दर्द होगा। कहेंगे मास्टर ये तो घातक हो जा रहा है। बाबू बिल्कुल, 50 से 55 वर्ष के व्यक्तियों में प्रोस्टेट फूल जाएगा, फूल कर बड़ा हो जाएगा, उस व्यक्ति को पेशाब त्यागने में कठिनाई होगी। सर इसका इलाज है? तो बिल्कुल है, इसके लिए ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या है तो टेंशन की बात नहीं, उसको कराना पड़ेगा ऑपरेशन। क्या कराना पड़ेगा? ऑपरेशन। डॉक्टर से सलाह लीजिए, ऑपरेशन करेगा, नॉर्मल हो जाएगा। यह है प्रोस्टेट का काम। कैसा लगा प्रोस्टेट? देखिए कभी कभी प्रोस्टेट ग्रंथि में कुछ बदलाव होता है, कुछ अनियमितता होती है, कुछ चेंजेज आते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में, कुछ बहुत कम, कुछ व्यक्तियों में प्रोस्टेट ग्रंथि में कुछ बदलाव होता है, कुछ चेंजेज आते हैं। तो बच्चा यहां क्या होता है सुनिएगा, चेंजेज आएंगे, बदलाव होगा। बदलाव होने से क्या होगा? उस व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। उस व्यक्ति के प्रोस्टेट में, कहां बाबू? प्रोस्टेट में। उस व्यक्ति के प्रोस्टेट में बच्चा कैंसर हो जाएगा और इस कैंसर को बच्चा प्रोस्टेट कैंसर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत घातक होता है नर के लिए। यहां पर एक घातक कैंसर होगा प्रोस्टेट कैंसर, जो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, शायद के एनसीईआरटी में नहीं है, जो हम आपको अपने तरफ से पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको पता हो। नर के प्रोस्टेट में किसी प्रकार की अनियमितता या कह सकते हैं कोई बदलाव, किसी प्रकार के परिवर्तन से एक घातक बीमारी होती है, जिस घातक बीमारी को आप कैंसर नाम देते हैं। प्रोस्टेट में हुआ तो इस कैंसर को प्रोस्टेट कैंसर कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ? काउपर के तरफ। बच्चा थोड़ा सा और, थोड़ा समय और, हम जान रहे हैं समय हो गया, बस थोड़ा समय और, जल्दी से समझाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा समय लेंगे। काउपर की बात करें बच्चा तो जो काउपर ग्रंथि होगी, काउपर की बात करें, काउपर ग्रंथि भी बाबू बच्चा एक जोड़ी होगी। लिख नहीं रहे, बस सुन लीजिए, एक जोड़ी होगी। काउपर ग्रंथि बाबू लगभग 5% चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है, ठीक है। यहां कहां लिख दे? यही लिख दे बच्चा, ठीक है। इरेज कर दे, इतना इरेज कर देते, फिर लिखते हैं। आइए इतना इरेज करते हैं। आइए सुन लीजिए मेरे देश के अच्छे बच्चे। हाँ तो बता क्या रहे थे मेरे देश के अच्छे बच्चे? बताया ये जा रहा था जो काउपर होता है वो एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी होगा। जी मास्टर, एक जोड़ी। काउपर ग्रंथि भी कुछ चिपे पदार्थ का स्राव करेगी, करेगी नहीं करेगा, चिपचिपे पदार्थ का स्राव करेगा।
ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है लगभग कितना बच्चा, लगभग 5% के आसपास मान सकते हैं, 5 से 10 कह सकते हैं, 5 से 10% होता है, लगभग में होता है। 5 से 10% चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है, जो बहुत ही, जो जनन क्रिया के लिए, नर और मादा के संबंध के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5% जो चिपचिपा पदार्थ होता है, पहली बात तो इस नलिका को हम लोग क्या कहेंगे, मूत्र जनन नलिका। ये जो मूत्र जनन नलिका होती है, इसके अंदर जो अम्लीयता होती है, जो एसिड होगा, उसको पहले खत्म करेगा। क्यों खत्म करेगा? क्योंकि ये क्षार होता है, क्षारक होता है। इसका जो चिपचिपा पदार्थ होगा वो क्या होगा बच्चा? क्षारक होगा, क्षारक होगा। तो इसकी अम्लीयता को समाप्त करेगा। किसकी अम्लीयता? मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग में जो अम्लीयता होगा, ठीक है, जो एसिड होगा, उसकी अम्लीयता को क्या कर देगा? समाप्त। इंपॉर्टेंट काम। अगर इसकी अम्लीयता समाप्त नहीं होगी तो शुक्राणु मरने लगेंगे। शुक्राणु क्या होगा? मरने लगेंगे। काहे? प्रोस्टेटो तो कुछ अम्लीय पदार्थ छोड़ा था, और यूं ज्यादा अम्ल हो जाएंगे तो शुक्राणु मर जाएंगे, कोनो मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसकी अम्लीयता को समाप्त करने के लिए काउपर ग्रंथि जो होती है, कुछ चिपचिपे पदार्थ को छोड़ती है, जो इसकी अम्लीयता को समाप्त कर दे। इसके अलावा बच्चा, ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जब नर मादा के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उस समय मादा के वेजाइना यानी योनि में जाकर उसमें नमी बनाता है, जिससे क्या होता है? जनन क्रिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स आसान हो सके, आराम से हो सके। ठीक है, तो इसमें बताया ये जा रहा है, योनि को इसका काम क्या होता है जी? चिपचिपा बनाना। इसके अलावा भी इसका काम थोड़ा सा होता है। काम क्या होता है? थोड़ा एक काम और, जब ये लिक्विड जब वेजाइना में जाएगा, योनि में जाएगा, तो जाने से ये होता है नर और मादा के बीच स्नेहन उत्पन्न होता है, लगाव जिसको आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा स्नेहन उत्पन्न होगा, यानी स्नेहन उत्पन्न करने का भी काम करता है, जिसको हम अट्रैक्शन बोल सकते हैं, आप आमतौर पे बोल सकते हैं, स्नेहन उत्पन्न करेगा। बात समझ में आ गया बच्चा? क्या बात समझ में आ गया? तो आज के क्लास में बच्चा हम आपको क्या पढ़ाएं? आज के क्लास में मेरे देश के नौजवान, आपको नर जनन तंत्र का संरचना बताया गया। आज के क्लास में द्वितीयक जननांग के अंतर्गत आने वाली सहायक ग्रंथियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर के बारे में बताया गया। कल के क्लास में बच्चा पढ़ाया जाएगा मैथुनांग। मैथुनांग बोले तो शिश्न, मैथुनांग के अंदर क्या आएगा? शिश्न। कल के क्लास में शिश्न पढ़ाया जाएगा। क्या समझ में आ गया? बोलिए बच्चा। अगर आ गया तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।